हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो टेकीरिदमियास के बारे में होगी और इस वीडियो के एंड में आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। सो लेट अस बिगिन। पहले ईसीजी में लीड 2 देखेंगे और लीड 2 में टैकीकार्डिया कैसे पता करेंगे हम। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो, ये कैसे पता लगेगा। 1500 से 2 RR इंटरवल्स के बीच में जितने स्मॉल बॉक्सेस हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो हार्ट रेट आ जाएगा। सपोज 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो हार्ट रेट 150 होगा और 100 से ज़्यादा तो टैकीरिदमिया तो हो गया। अब हमें पता करना है सुप्रावेंट्रिकुलर है या वेंट्रिकुलर है। इसके लिए हम देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स। QRS अगर तो नैरो है, नैरो मतलब 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम है यानी 0.12 से कम है तो वो SVT होगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर QRS वाइड QRS है यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है तो होगा VTAC। अब SVTs की 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें वाइड QRS मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि नैरो क्यों बना SVT में। तो ये हमारा हार्ट है, इसमें नॉर्मली SA नोड से इम्पल्स आएगी AB नोड में, AB नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स तक जाएगी, ये हमें पता है। तो जब भी रिदम AB नोड या उससे ऊपर के लेवल की होगी तो उसे हम SVT कह देते हैं, ठीक है। और जब भी ये बंडल ऑफ फिश से, बंडल ब्रांचेस से परकिंजे फाइबर्स तक जाएगी तो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब कोई ऐसी रिदम जो ऊपर से तो आए लेकिन बंडल ब्रांचेस से वेंट्रिकल्स तक ना पहुंच पाए, ठीक है। जैसे SVT है, उसके साथ बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, LVP या RBB, ठीक है। तो उसमें वाइड QRS भी हो गया और ऊपर से भी आ रही है रिदम, यहाँ इस लेवल पे ब्लॉक हो जाए अगर, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि इम्पल्स ऊपर से तो आ रही है लेकिन वो एक्सेसरी पाथवे से आके वेंट्रिकल्स को इनर्वेट कर रही है, बंडल ऑफ फेज में जा ही नहीं रही, तो उसमें भी हमें वाइड QRS मिलेगा। यानी कि ये AVRT हो गया, और क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसे एंटीड्रोमिक कहते हैं हम, तो एंटीड्रोमिक AVRT, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हैं SVT के जिसमें वाइड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो अब दोबारा VTAC के बारे में डिटेल में पता करते हैं। तो VTAC पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स या वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट क्या होती है। तो जब भी कोई वेंट्रिकुलर एक टॉपिक बन जाता है, उससे जब बीट क्रिएट होगी तो वो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि बंडल ऑफ फिश नहीं इनर्वेट इम्पल्स उसमें से नहीं जाएगी, ठीक है। तो VPC या VPB कह देते हैं हम उसे। जैसे नॉर्मल अगर नैरो कॉम्प्लेक्स है तो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स बीच में आ जाएगा, उसे VPC या VPB कह देते हैं हम। और इस VPC कितने इंटरवल पे आ रहा है उसके बेस पे हम वेंट्रिकल बाइजामिनी या ट्राइजामिनी कहते हैं। ऐसे कैसे, सपोज ये नॉर्मल बीट जा रही थी और ये हर मतलब अल्टरनेट बीट अगर हमारी VPC है तो उसे हम वेंट्रिकुलर बाइजामिनी कह देते हैं। अगर बीच में 2 नैरो बीट्स नैरो QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, मतलब 2 नॉर्मल बीट्स आ रही हैं, तो उसे वेंट्रिकुलर ट्राइजामिनी कहेंगे। अगर ऐसे ही बीच में 3 आ जाएं तो उसे वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजामिनी कहेंगे। मतलब इंटरवल में कितनी नॉर्मल बीट्स है उसके बेस पे है ये। अब VTAC क्या होता है, इससे पहले देख लेते हैं इसी की। ये जैसे यहाँ पे वाइड QRS वाली बीट है हमारे पास और ये नैरो है और ये वाइड, ये मतलब एक के इंटरवल पे आ रही है, तो इसे हम वेंट्रिकुलर बाइजामिनी कहते हैं। इसका क्वेश्चन डाला था कल। अब VTAC क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब भी 3 कंसेक्टिव VPCs हों और हार्ट रेट हो 100 से ज़्यादा तो उसे बाय डेफिनेशन VTAC कह देते हैं। और यही चीज़ अगर 3 कंसेक्टिव VPCs हों हमारे पास और हार्ट रेट 60 से कम मिले तो उसे हम कहते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। इडियोवेंट्रिकुलर रिदम ये रीपरफ्यूजन इंजरीज में मिलती है ज़्यादातर, यानी MI हो गया उसके बाद रीपरफ्यूज कर दिया तो ये मिलेगा इडियोवेंट्रिकुलर रिदम
इसमें 3 वीपीसीज हैं और हार्ट रेट 60 से कम है। दोबारा वीटैक की तरफ। अब वीटैक ऐसा हो सकता है कि इसकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी हो, ठीक है, तो मोनोमॉर्फिक वीटैक हो जाता है। या ऐसे हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी वेरी कर रही हो, यानी पॉलीमॉर्फिक वीटैक। इस पॉलीमॉर्फिक वीटैक को हम टॉर्सार्डे दे पॉइंटिस भी कह देते हैं। जैसे ये नीचे ईसीजी है, यहाँ पे मोनोमॉर्फिक है वीटैक, ठीक है, तो इसे मोनोमॉर्फिक वीटैक कहेंगे हम। इसकी भी ईसीजी कर डाली हुई थी। अब फ्यूजन बीट और कैप्चर बीट क्या होता है? फ्यूजन बीट मतलब नॉर्मल हमारा ये वीटैक चल रहा था, लेकिन बीच में एक नॉर्मल बीट आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अपना वीटैक था और नॉर्मल बीट फ्यूज़ कर गए, उसकी वजह से ये फ्यूजन बीट बनी है। और कैप्चर बीट होता है यही नॉर्मल जैसे वीटैक चल रहा था उसमें बीच में नॉर्मल साइनस रिदम ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो बीच में थोड़ी सी नॉर्मल रिदम आएगी, फिर वीटैक आ जाएगा। इसे कैप्चर बीट कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन बीट है हमारी और ये कैप्चर बीट है। और यही वीटैक जब पॉलीमॉर्फिक हो जाए तो उसे टॉर्सार्डे दे पॉइंटिस कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कौन सी कंडीशंस में ये मिलता है। जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन वाली कंडीशंस है वो, यानी जब एंटीरिदमिक्स देते हैं हम 1A या 3rd एंटीरिदमिक्स देते हैं, या फिर कुछ कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होते हैं उनमें, जैसे रोमैनो वार्ड होता है या जर्वेल लैंच नील्सन सिंड्रोम होता है, जिसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी होती है और डेफनेस भी होती है। तो इनमें हमें मिलता है ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और टॉर्सार्डे दे पॉइंटिस। ट्रीट मैक्सल फेट से करते हैं हम इसे, प्रोवाइडेड पेशेंट स्टेबल हो। और जब यही बिल्कुल ही हेवायर हो जाए रिदम, हमारी हार्ट कंट्रैक्ट ही ना कर पाए, फिब्रिलेशन कहते हैं उसे, वी फिब, ऐसी रिदम मिलेगी उसमें। अब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वी फिब के बारे में हमने पता कर लिया। अब पीएस मतलब एसवीटी के बारे में पढ़ते हैं। एसवीटी मतलब कि हमारी रिदम वेंट्रिकल के ऊपर से आ रही है, सुप्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है। नैरो क्यूरस कॉम्प्लेक्स मिलेगा एक्सेप्ट वो दो कंडीशन जो बताई हैं। अब इसमें भी हम इटियोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन कि एट्रिया के लेवल पे आ रहा है या फिर एवी नोड के लेवल पे आ रहा है या फिर री एंट्री हो रही है, ठीक है। उसके बेस पे हम एसवीटी के ओरिजिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज एट्रिया के लेवल पे हम किन कॉजेज से लेके आएंगे, एवी नोड के लेवल पे किन कॉजेज पे जाएंगे, और री एंट्री या एक्सेसरी पाथवे पे किन में जाएंगे, ठीक है। एट्रिया के लेवल पे ऐसे हो सकता है कि ऐसे नोड ही ज़्यादा तेज इम्पल्स छोड़ रही हो, तो साइनस टैकिकार्डिया कह देते हैं उसे। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक्टोपिक फोकाई बन गया जो इम्पल्स छोड़ रहा है, तो उसे कह देते हैं फोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसमें पी वेव की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी बेस्ड ऑन की एक्टोपिक की पोजीशन कहाँ पे है। हो सकता है सेम भी रहे अगर यहीं हो जाए पोजीशन पास में। इसके बाद अगर सपोज काफ़ी सारे फोकाई आ जाएं, ठीक है, और वो सारे डिफरेंट पी मॉर्फोलॉजी छोड़ेंगे, तो उसे मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया कहते हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा पी वेव की मॉर्फोलॉजी हो और सीओपीडी की हिस्ट्री मिलती है इसमें जनरली। फिर एट्रिया से एट्रियल फ्लटर भी हो सकती है, जिसमें कि यहाँ से तो सारी इम्पल्सेस जब साइनस टैक था नीचे जा रही थी, लेकिन एट्रियल फ्लटर में सारी नहीं जाएंगी, कुछ जाएंगी और कुछ नहीं जाएंगी, मतलब सारी पी वेव्स के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, और ये बीच में हमें सॉटूथ वेव्स मिलेंगी। इसी का मोर इंटेंस फॉर्म जिसमें फिब्रिलेशन वेव्स मिलती हैं, पी वेव आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आता, इरेगुलरली आता है, ठीक है, आरआर, तो इसे ए फिब कह देते हैं। ए फिब के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। ए फिब में ज़्यादातर हिस्ट्री दी होती है कि या तो स्ट्रक्चरल डिजीज़ हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में एम आई या एम एस वगैरह होगा, या नॉन स्ट्रक्चरल में जैसे अल्कोहल इनटेक की मैंने हिस्ट्री दी थी क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऐसे दे सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर तो स्ट्रक्चरल डिजीज़ की वजह से पेशेंट है तो क्लास 3 एंटीआरिथमिक्स देते हैं फॉर रिदम कंट्रोल, लेकिन अगर अल्कोहल या नॉन स्ट्रक्चरल कॉज है तो क्लास 1 एंटीआरिथमिक्स दिया जाएंगे, ये रिदम कंट्रोल के लिए। इसके बाद रेट कंट्रोल करते हैं हम, और एंटी कोएगुलेशन देखते हैं वो चैडवाय स्कोर देखने के बाद। ये फिर में ऐसे हम मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट की।
तो ये तो एट्रिया के लेवल पे एसवीटीज ये हो गए हमारे। अब एवी नोड के लेवल पे हमें दो रिदम्स मिल सकती हैं, या तो जंक्शनल रिदम होगी, वो जंक्शनल मतलब एवी नोड से ही स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन क्यूआरएस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वही दिखेगा और पी ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, तो जंक्शनल में पी नहीं मिलेगा जंक्शनल रिदम में। लेकिन एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं AVNRT, एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, वो भी एवी नोड के लेवल पे होगी, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी एक्सेसरी पाथवे से भी AVRT होता है, उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नोड से एट्रिया में रिदम जाती है, एट्रिया से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, फिर वेंट्रिकल्स में जाती है। अब री एंट्री सर्किट बन जाता है। अगर तो वो एवी नोड के लेवल पे ही वापस एट्रिया में जाने लग जाए तो उसे एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया कहते हैं। लेकिन अगर वो री एंट्री हो वेंट्रिकल से, लाइक ये है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेसरी बंडल पड़ा हुआ है। अब ऐसे हो सकता है कि रिदम नीचे यहाँ से जा रही है लेकिन यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन पॉसिबल है कि रिदम आ ही इस साइड से रही है और फिर बंडल ऑफ हिस से वापस जा रही है, मतलब बिल्कुल उल्टा। तो इसे हम कहते हैं एंटीड्रोमिक और इसे हम कहते हैं ऑर्थोड्रोमिक, AVRT। ठीक है, तो एंटीड्रोमिक में क्योंकि बंडल ऑफ फिज नहीं इनर्वेट कर रहा, सीधे ये एक्सेसरी पाथवे से हो रही है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा वाइड होगा इस केस में। तो एसवीटी विद वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमने एंटीड्रोमिक लिखवाया था, दो में से एक, दूसरा था एलबीबी और आरबीबी के साथ। और ऑर्थोड्रोमिक में नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा क्योंकि बंडल ऑफ फिज तो इनर्वेट हो रहा है, बस री एंट्री उससे हो रही है। इसको देख के आपको एक सिंड्रोम याद आ रहा होगा जो कि है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें AVRT हमें मिलता है। अगर कोई पूछे कौन सा AVRT ज़्यादा कॉमन होता है इन जनरल री एंट्री में, तो ऑर्थोड्रोमिक आंसर होता है इसका। ऑर्थोड्रोमिक AVRT ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन डेल्टा वेव जो हम पढ़ते हैं, क्या हुआ, पी था, नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आना था, ठीक है, और टी वेव यहाँ आनी थी, लेकिन यहाँ से रिदम आई तो पहले ही इनर्वेट हो गया वो। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल जो बंडल ऑफ फिश से आ रही थी वो भी आ गई, तो डेल्टा वेव बन जाती है उसकी वजह से, और वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो गया। ये हमें एंटीड्रोमिक में मिलता है, एंटीड्रोमिक। कोई इसकी ट्रीटमेंट पूछे तो क्या है, बंडल ऑफ फिश को अब्लेट कर देते हैं हम, सॉरी बंडल ऑफ फिश कह दिया, एक्सेसरी पाथवे या बंडल ऑफ कैंट को ओब्लेटरेट कर देते हैं हम। ये तो हमारा AVRT हो गया, ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक। अब AVNRT क्या होता है, जब AV नोड के ही लेवल पे जो एक्सेसरी पाथवे बाहर से हमारा आ रहा था बंडल ऑफ कैंट, वो इसके अंदर ही दो पाथवेज बन जाते हैं AV नोड में ही। एक स्लो पाथवे होता है और एक फास्ट पाथवे होता है। ठीक है, अब फास्ट ट्रांसफ़र फास्ट करता है, लेकिन इसमें जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो भी ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, स्लो पाथवे ट्रांसफ़र स्लो करता है लेकिन इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी वो रिएक्टिवेट हो जाएगा अगर दूसरी रिदम आ जाए। तो इस पाथवे को हम अल्फ़ा भी कह देते हैं, इसको बीटा पाथवे कह देते हैं, स्लो और ये फास्ट। अब क्या होता है, नॉर्मली यहाँ से रिदम चलेगी, ठीक है, अब यहाँ से वापस जाने की भी कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ से इसका रिफ्रैक्टरी इसको यहाँ मिल जाता है तो वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, और ये रिदम चलेगी, ठीक है, ये अब यहाँ से जाएगी और ये पहली इनर्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला पाथवे रिफ्रैक्टरी हो गया और अब सेकंड रिदम आई, राइट। अब ये वाले ने रिफ्रैक्टरीनेस छोड़ दिया लेकिन ये अभी प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरी रहता है, तो यहाँ से रिदम जाएगी, जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक ये भी रिफ्रैक्टरी होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो रिदम फास्ट पाथवे से वापस भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। तो स्लो फास्ट मैकेनिज़्म जो हुआ इसको हम टिपिकल AVNRT कहते हैं। इसी का अगर उल्टा हो जाए कि मतलब फास्ट से स्लो की तरफ जाए,
तो उसे हम एटिपिकल या फास्ट स्लो कह देते हैं। और एक थर्ड टाइप भी होता है स्लो स्लो, जो वेरी एटिपिकल होता है। लेकिन याद हमें ये रखना है, स्लो फास्ट या टिपिकल, यहाँ से स्लो से फास्ट की तरफ जाए, टिपिकल स्लो फास्ट। ट्रीटमेंट यही है कि जैसे उसमें बंडल ऑफ कैंट को अब्लेट करा था, इसमें स्लो पाथवे को अब्लेट कर देते हैं। तो जैसे डब्ल्यू हमने AVRT में पढ़ा था, तो उसमें अगर तो बंडल ऑफ कैंट है AV नोड से वापस जाए तो उसे ऑर्थोड्रोमिक कहते हैं, लेकिन अगर एक्सेसरी पाथवे से ही एंटर करे तो उसे एंटीड्रोमिक कहते हैं। एंटीड्रोमिक में क्योंकि एक्सेसरी पाथवे से एंटर करिए, बंडल ऑफ फेज पहले नहीं एक्टिवेट हुआ, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे डेल्टा वेव भी कह देते हैं। एंटीड्रोमिक में मिलेगी डेल्टा वेव, लेकिन ऑर्थोड्रोमिक में डेल्टा वेव नहीं मिलेगी। राइट, AVRT ये हो गया। और AVNRT की CG में यही याद रखना है कि सूडो एस या सूडो आर वेव को पूछो किस में मिलता है, टिपिकल या स्लो फास्ट AVNRT में मिलता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है क्यू बैंक में, तो ये स्लो फास्ट में मिलता है जो टिपिकल AVNRT होता है। तो फर्स्ट पेज में दोबारा जाते हैं, अब देखते हैं हमें क्या क्या आता है। तो अब हमें SVT का पता है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी पता है, और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स SVTs भी पता है हमें। ठीक है, दो कॉलेज जिसमें LBB RBB हो या फिर एंटीड्रोमिक AVRT हो। और EVRT का हमें पता लग गया, ऑर्थो और एंटीड्रोमिक कौन से होते हैं। AVNRT का पता लग गया, स्लो फास्ट जो टिपिकल है और फास्ट स्लो जो एटिपिकल है। इसके बारे में याद रखना है, इसमें सूडो आर और एस वेव मिलेगी। ठीक है, और बी टैग के बारे में हमें पता लग गया, पॉलीमॉर्फिक वी टैग या टोरसाडे दे पॉइंट्स का पता लग गया। और फ्यूजन वेव और फ्यूजन और कैप्चर बीट के बारे में हमें पता लग गया क्या होती हैं। और इडियोवेंट्रिकुलर रिदम के बारे में पता लग गया, जब 3 कंजेक्टिव EPCs हो और 60 से कम रिदम हो, जो रीपरफ्यूजन इंजरी में मिलती है। ये पर से टेकी रिदमिया तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज। तो ये पेज अब हमें पूरा आता है। थैंक यू।